हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 28 अक्टूबर 2022। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए हो सकते हैं वो सारे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वें नंबर का परिवर्तन सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? किस नंबर का है? 27वां है। और कॉप 27 क्या है? कॉप 27। तो कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका कॉप का क्या है? फुल फॉर्म है। और ये 27 नंबर का जो सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला? मिस्र में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? मिस्र में। मिस्र में एक जगह है जिसका नाम है, क्या नाम है? शर्म अल शेख। क्या नाम है उसका? शर्म अल शेख में वहाँ होने वाला है। और ये कब से कब तक होगा? ये आपका जो होने वाला है 6 नवंबर से 18 नवंबर तक चलने वाला है। 6 नवंबर से 18 नवंबर तक ये आयोजन इसका किया जाएगा। और इसकी जो थीम रखी गई है, विषय रखा गया, वो क्या रखा गया है? जलवायु परिवर्तन का महाद्वीप पर गंभीर प्रभाव। क्या रखा गया है? जलवायु परिवर्तन का महाद्वीप पर गंभीर प्रभाव। तो ये आपको ध्यान रखना है, विषय भी इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला और कहाँ पर ये हो रहा है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि कहाँ होगा। कॉप 27 इजिप्ट यानी कि मिस्र में होने वाला है और इसका विषय रखा गया है जलवायु परिवर्तन का महाद्वीप पर गंभीर प्रभाव। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना है। कॉप 26 गाइस कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था ग्लासगो में। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। तो तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। 2 ऑलरेडी बताया मैंने और ये थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। चर्चा में रही नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन किस राज्य में संचालित की जाएगी? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रही कौन सी टॉय ट्रेन है? नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन किस राज्य में? इस टॉय ट्रेन को मिनी ट्रेन भी कहा जाता है। इस किस राज्य में जो है संचालित होती है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में होने वाली है। तो ये अभी 22 अक्टूबर से पुनः इसको शुरू कर दिया गया। पहले भी ये शुरू किया गया था, लेकिन 2019 में क्या हुआ था? मानसून के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो इस रेलवे लाइन को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अगर इस नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन की अगर बात करें कब शुरुआत हुई थी, तो 1907 में हुई थी। 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कब 1907 में हुई थी? 2019 में मानसून जब आया तो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो गया था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और ये बहुत ही मतलब पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र है, जो मुंबई से देखा जाए तो 100 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। माथेरान जो है, माथेरान ये 100 किलोमीटर दूर मुंबई से एक छोटा सा हिल स्टेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन जो है यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है। और ये इसमें क्या कहते हैं, दुर्घटना के मतलब इसमें क्या किया गया था कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि भारी नुकसान के कारण इसको बंद कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर संचालित होती है? महाराष्ट्र में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये नेरल माथेरॉन के बीच की जो दूरी है 21 किलोमीटर की दूरी, यहाँ के इन दोनों के बीच की दूरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये नेरल से माथेरान तक जो पश्चिमी घाट में एक जंगल के माध्यम से 21 किलोमीटर की दूरी को ये क्या करता है? यहाँ से इन दोनों के बीच 21 किलोमीटर की दूरी को ये कवर करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर जब मैंने नाम लिया तो कल मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 24 अक्टूबर को एक और दिवस के नाम से जानते हैं, वो है आपका क्या? संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व पोलियो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अगर हम पोलियो की बात करें तो ये कैसा है? संक्रामक रोग है। कैसा है? संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है और विषाणु से होने वाली बीमारी है। कैसी होने वाली है? विषाणु से होने वाली ये बीमारी है। और किससे होती है? दूषित भोजन और जल से ये बीमारी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पोलियो जो है, पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है तंत्रिका तंत्र है। और अगर ये बात करें कि भारत क्या पोलियो से मुक्त घोषित किया गया? बिल्कुल किया गया है। कब किया गया था? 2014 में भारत पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया। तो इतना आपको ध्यान रखना। हाँ, एक फैक्ट और याद आपको रखना है कि पोलियो
कि पोलियो का जो वैक्सीन तैयार किया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जोनास साल्क के द्वारा। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलब्ध पर, किसके? जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये पोलियो दिवस क्या करते हैं? मनाया जाता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको एक क्वेश्चन के अंदर तैयार रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने कवर किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेबी का कार्य यहाँ पे बताना है। तो सेबी, इसी के तहत सेबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं। सिक्योरिटी, ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस टाइप से इसका क्या नाम है? सेबी। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके कार्य क्या है? यह शेयरों की व्यापक खरीद और कंपनी के अधिग्रहण की निगरानी करता है। ठीक है, करेक्ट है। यह इनसाइडर ट्रेडिंग भेद या कारोबार को प्रतिबंधित करता है, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्या है? यह विदेशी मुद्रा का भंडार का प्रबंधन करता है, बिल्कुल नहीं। यह भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी करता है, बिल्कुल नहीं। यह स्टॉक एक्सचेंज का लेखा जोखा और जांच पड़ताल करता है। तो 1, 2 एंड 5 ये 3 जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, ये तीनों आपके राइट हैं। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी को पहली बार 1988 में, सेबी को पहली बार फर्स्ट टाइम 1988 में क्या किया गया था? विनियमित करने के लिए एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था 1988 में। और इसको एक स्वायत्त निकाय कब बनाया जाता है? 1992 में। एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको एक्सेप्ट कब किया जाता है? 1992 में किया जाता है। और भारतीय संसद क्या करती है? भारतीय संसद के द्वारा सेबी अधिनियम 1992 के पारित, जब यह पारित हो जाती है तो इसको वैधानिक शक्ति प्रदान की जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये बात करें सेबी का कार्य क्या है, तो जैसा कि अभी मैंने पॉइंट के जरिए आपको बताया, तो यहाँ फिर से मैं डिस्कस करती हूँ कि सेबी को निवेशकों के हित की रक्षा के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार है। यह क्या करता है? इनसाइडर ट्रेडिंग, लिस्टिंग दायित्व, ये सब भी क्या करता है? रोकता है। और सेबी कानून के कार्यान्वयन को क्या करता है? कवर करता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का इससे क्या है? अधिकार है, जो उनके नियम और विनियमन का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो ये सारे आपको सेबी के बारे में पता होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, कह तो रही हूँ आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इस सेशन से ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलना है। तो बस फटाफट क्या करिए, अगर हम इतना मेहनत करें तो आप प्लीज़ इसको एक लाइक करके अपना जो समर्थन है वो दे सकते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और नए व्यूवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो आता है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, क्या नंबर का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाल ही में ठंडी और कदमत समुद्र तट जो है इसको प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? कौन कौन से समुद्र तट है? ठंडी और कदमत, ये समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह कहाँ स्थित है? ये लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या किया गया? 2 और समुद्र तटों को स्वच्छ तटों की सूची में शामिल कर दिया गया है, जो कि अभी जस्ट मैंने नाम लिया है। वो कौन कौन से? एक है थुंडी बीच और एक कदमत बीच। कौन कौन से बीच है? एक है थुंडी बीच, कहीं कहीं ठंडी लिखा है, कहीं कहीं थुंडी लिखा है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, बस आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो एक ऑप्शन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, थुंडी और कदमत बीच। और ये दोनों कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के हैं। कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के हैं। अच्छा ये बताइए, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, ये पूछा गया था अभी रिसेंटली पेट के एग्जाम में शायद पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं भी आ जाते हैं, तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। क्या होता है ना, कभी कभी इजी क्वेश्चन को भी लोग गलत कर देते हैं, तो बहुत ही हल्के में नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना कि दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में भारत के 2 और बीच शामिल हो गए हैं, जैसा कि अभी मैंने नाम लिया थुंडी या ठंडी या कदमत बीच। ठीक है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग सूची में शामिल होने के साथ ही ब्लू फ्लैग प्रमाणित तटों की संख्या अब कितने, मतलब टोटल मिला करके 2 और ये शामिल हो गए हैं। तो अब ये जो ब्लू बीच की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? ब्लू बीच की संख्या बढ़ करके अब टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट ऐसा कौन सा था जिसको ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था? ऐसा कौन सा था? तो वो था ओडिशा में पुरी के पास एक बीच है जिसका नाम है गोल्डन बीच। उसका क्या नाम है? गोल्डन बीच। इसी को पहली बार प्राप्त हुआ था। तो टोटल जो है 12 तटों को ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। और नवीनतम अभी क्या है? भारत, ये जिसका मैंने नाम लिया थुंडी और क्या था इसका, एक का नाम कदमत बीच। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा ये बताइए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है ये
किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो वो मैं बता दे रही हूँ। एक डेनमार्क में कोपेनहेगन है, क्या है, कोपेनहेगन। तो ये कोपेनहेगन में एक संस्था है, यहाँ पर एक क्या है, इंस्टीट्यूट है, संस्था है। उस संस्था का नाम है FEE। क्या नाम है उसका, FEE। FEE का फुल फॉर्म है फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। क्या नाम है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। इसी संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, ये प्रदान किया जाता है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है, तो किसे किया है ये भी चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो किसे किया, पांथेर पांचाली को किया। किसे किया, पांथेर पांचाली को ये घोषित किया। तो चलिए मैं यहाँ लगा दिया है मैंने, इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ की एक पिक्चर मैंने ले ली है, इसी को घोषित किया। दुनिया का सबसे महान फिल्मकारों में शुमार जो है ये जो पांथेर पांचाली है, ये किस डायरेक्टर की फिल्म है, सत्यजीत रे की है। किसकी है, सत्यजीत रे की है। तो ये आइकॉनिक फीचर फिल्म पांथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है, और ये 1955 में आई थी। कब आई थी, 1955 में ये आई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही खांगखुई। ये भी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, PCS या UPSC में सीधे सीधे दे दिए जाते हैं, जो कि हम नाम कभी सुने नहीं होते हैं। तो जो भी न्यूज़ में होते हैं ये सारे नाम थोड़ा अजीब से होते हैं और ये पूछ लिए जाते हैं, तो इस पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि एक नाम दिया है यहाँ पे, कौन सी गुफा का नाम दिया, खांगखुई मांगसोर गुफा। क्या नाम है, खांगखुई मांगसोर गुफा, जो कि किस राज्य में स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। ये जो खांगखुई मांगसोर गुफा के नाम से प्रसिद्ध ये जो गुफा है, ये किससे बनी हुई है, चूना पत्थर से बनी हुई, प्राकृतिक चूना पत्थर से बनी हुई है, और ये भारत की सबसे पुरानी गुफाओं में से क्या एक मानी जाती है। खांगखुई मांगसोर गुफा जो है खांगखुई में स्थित है, जो देखा जाए तो उखरूल से, कहाँ से, उखरूल से 16 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा तांगखुल नागा गांव है, वहाँ पर ये स्थित है। और ये गुफा की बात करें तो कब से उपस्थित है ये गुफा, पैलियोलिथिक, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यह गुफा जो है पैलियोलिथिक समय से उपस्थित है। ये गुफा कब से, पैलियोलिथिक समय से उपस्थित है। और यह गुफा जो है, इस गुफा में राइनोलो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, टफ नाम थोड़ा सा हो जा रहा है, यहाँ लिख दे रही हूँ, राइनोलोफिडे, और क्या एक और है, हिप्पोसाइडरिडे। ठीक है, क्या है यह गुफा, क्या है मैंने क्या बताया, इस गुफा में राइनोलोफिडे और हिप्पोसाइडरिडे परिवार से संबंधित चमगादड़ों की बड़ी आबादी है। यहाँ पे इसकी क्या है, चमगादड़ों की सबसे बड़ी आबादी है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि पर्यटन के लिए मणिपुर की गुफा से निकाले गए हैं चमगादड़। ये न्यूज़ था कि बैट्स एवेक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव फॉर टूरिज्म, तो ये मतलब हाईलाइट करके ये न्यूज़ में निकला था, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो ये जा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर पर युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। मतलब ये जो अभ्यास है उसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास है। इसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास। 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास, इस अभ्यास का क्या नाम है, युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो किसके, अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, न्यूज़पेपर से ही सारे कवर किए गए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, वो मैं बार बार कह रही हूँ। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक और एक आपका शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। जैसे मेरे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करने से मुझे समर्थन मिल जाता है, मुझे सपोर्ट मिलता है। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा कर दिया करिए। चलिए क्या कह रहा है, हम पढ़ लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच क्या है, युद्धाभ्यास चल रहा है। भारत और अमेरिका बीच कहाँ पर, उत्तराखंड के औली में। कहाँ किया जा रहा है, उत्तराखंड के
औली में इसका आयोजन किया जा रहा है। औली में, औली कहाँ, उत्तराखंड, जैसे कि यहाँ लिखा उत्तराखंड के औली इलाके में। और ये कहाँ से सटा हुआ है, चीन की सीमा से सटा हुआ है। कहाँ से, चीन की सीमा से सटा हुआ है। और ये 15 नवंबर से ये युद्धाभ्यास स्टार्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपका। चलते हैं हाँ, थोड़ा सा यहाँ और देख लेते हैं। और युद्धाभ्यास 2 दिसंबर तक चलेगा और इसमें जो है ताइवान मुद्दे को लेकर के अमेरिका और चीन के, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उतना ही आप ध्यान रखिए। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद के खिलाफ अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला, मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है, कहाँ पर की गई है, लद्दाख में की गई, लद्दाख में की गई है। तो लद्दाख के जो सांसद है जिनका नाम है जामयांग, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ जामयांग सेरिंग। क्या नाम है इनका, जामयांग सेरिंग नामग्याल। नाम यहाँ थोड़ा नाम टफ होता है, नामग्याल। तो इन्होंने ही क्या किया है, लेह में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत किया गया है। तो इस क्वेश्चन के जरिए मैं बहुत ही अच्छे से सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितने भी फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, वो सारे मैं इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए ये बताइए कि ये जो स्टार्ट किया गया अभियान, ये क्या है, किसके उसमें किया। तो ये जो अभियान है ये संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस INA ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। ये जो अभियान है ये संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। अगले ये 23 जनवरी को क्या होता है, पराक्रम दिवस होता है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और किस नंबर की जयंती है, 125वें। ये भी ध्यान रखिएगा, इस बार इनकी जो जयंती मनाई जाने वाली है 125वें नंबर की है। तो इसी मौके पर मैं भी सुभाष अभियान का आयोजन होने जा रहा है। और यह अभियान मुंबई और कोलकाता में शुरू हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मुंबई और कोलकाता में शुरू हो रहा है। और इस अभियान का जो उद्देश्य होने वाला है ये क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का जो योगदान है उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। जैसा कि मैंने कहा, यह किसकी पहल है, संस्कृति मंत्रालय और INA ट्रस्ट की क्या है, एक संयुक्त पहल है। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पर, कड़क उड़ीसा डिवीजन में हुआ था। तो अगर बात करें थोड़ा सा और फैक्ट की बात करें जो हमारे एग्जाम के उससे इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। जैसे 1919 में क्या हुआ था, ICS भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा इन्होंने पास कर ली थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये इस्तीफा भी दे देते हैं। क्यों देते हैं इस्तीफा, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेजों का पक्ष ये नहीं ले सकते हैं। और ये विवेकानंद की शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने आध्यात्मिक गुरु माना था। विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, चित्तरंजन दास थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास और आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी थे। बोस जी ने क्या किया, 1938 में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं। और निर्वाचित होने के बाद ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन करते हैं। और 1939 में, कब, 1939 में ये त्रिपुरी में बोस क्या करते हैं, फिर से अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं। और त्यागपत्र देने के बाद ये क्या करते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। शॉर्ट में आप फॉरवर्ड ब्लॉक भी कह सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का ये क्या करते हैं, गठन करते हैं। जिसका उद्देश्य क्या था कि हमें क्या करना है, जो राजनीतिक वाम है उसको मजबूत करना है। फिर क्या होता है, 18 अगस्त 1945 को जापान शासित जो फार्मोसा, अब जो ताइवान के नाम से जाना जाता है, उसी में विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो जाती है। कुछ और फैक्ट इनसे संबंधित हम लोग जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ, किसका, आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही 1942 में जर्मनी में किया गया था। और इस रेडियो का क्या उद्देश्य था, आज़ाद हिंद रेडियो का, कि भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। और 6 जुलाई
1944 को महात्मा गांधी को इसी रेडियो पर राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 को बोस ने किया था इसी रेडियो पर। तो ये भी आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय सेना है, INA है, भारतीय राष्ट्रीय सेना है, INA है, ये क्या करती है, ये मतलब जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो जुलाई 1943 में जर्मनी से क्या करते हैं, सिंगापुर पहुंचते हैं और वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा क्या दिया था, दिल्ली चलो। कहाँ से, सिंगापुर से इन्होंने क्या नारा दिया था, दिल्ली चलो नारा जारी किया था। और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की थी। और INA का गठन पहली बार देखा जाए तो ये मोहन सिंह और जापानी मेजर थे इविची फुजियारा के नेतृत्व में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? संगीता वर्मा को किया है। अब हमें मेन हमारा टॉपिक है इसको डिस्कस करने का मतलब CCI के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी 2002 एक्ट के तहत हुई थी। चलिए ठीक है, 2000 एक्ट के तहत तो हो गई, लेकिन कब हुई ये इंपॉर्टेंट है, 2009 में हुई। 2002 अधिनियम के तहत 2009 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में है। और इसमें CCI में कितने सदस्य रहते हैं? 7 सदस्य रहते हैं। तो ये सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया। चलते हैं फटाफट कल का हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला, भारत का ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया? इंटरपोल ने। किस राज्य में 8 जिलों में अफसपा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? असम। कौन 10 लाख नौकरी देने के विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे? नरेंद्र मोदी। आयुर्वेद दिवस हर साल 23 अक्टूबर को मनाते हैं। कहाँ पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? देहरादून। चक्रवाती तूफान सितांग का नाम थाईलैंड ने दिया है। 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा है, देश का 33वां नंबर का है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई? न्यूजीलैंड। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया। यह क्या संचार उपग्रह है? रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की? नाथद्वारा, राजस्थान। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 21-22 से सम्मानित IIT मद्रास। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान अमन सहरावत। भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया? अमेरिका। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। DRDO में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? ऋषि सुनक। किस राज्य में नववर्ष वस्तु वर्ष मनाया गया? गुजरात। ब्रिज बैक्टर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? वायरल स्प्रेड। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कुछ दिन की बात है, बाकी फिर सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होता है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।